नमस्कार साथियों। अब देखिए, जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके लिए नामांकन प्रक्रिया का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों को लेकर घोषणा नहीं की है, लेकिन जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, जो कि खास तौर से मेवात के इलाके के अंदर अपना एक अच्छा वर्चस्व रखती है, उसने अपनी 2 सीटों पर अब देखिए 84, जहां से वर्तमान के अंदर राजकुमार रोथ है, वो विधायक थे और लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने वहां पर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। उस कारण से वो सीट खाली हो गई थी। और दूसरी जो सीट है वो स्लम्बर सीट है, जहां पर बीजेपी के विधायक का निधन हो गया था। दोनों सीटों पर जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसका एक अच्छा वजूद देखा गया है। एक सीट तो भारतीय आदिवासी पार्टी के पास में है और दूसरी सीट पर भी आप देखिए, जिसे प्रत्याशी बनाया गया है 2023 के अंदर 51,000 से ज्यादा वोट लाए थे। उन सीटों पर 2023 के अंदर क्या कुछ स्थिति थी, वहां पर कितने परसेंट वोट है वो बीजेपी को मिला था, कितने कांग्रेस को मिला था, या कितनी जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उनको मिला था, सेकंड नंबर पर कौन था, और इस बार का क्या कुछ समीकरण है, इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मोटे तौर पर पहले हम उस विधानसभा के बारे में 2023 से एक मोटे तौर पर खाका तैयार किया है, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि जो 84 सीट है वहां से राजकुमार रोथ को 1,11,150 वोट मिले थे। वो सेकंड टाइम एमएलए उस सीट से बने थे। ये जो सेकंड टाइम एमएलए बने थे और उन्होंने करीबन 70,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहां पर जितने वोट पड़े थे उसके 54% के समथिंग राजकुमार रोथ को मिले थे। और वहां पर आप देखिए कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। ऐसा माना जाता है कि मेवात के अंदर जितना जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वो मजबूत होती है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा डैमेज होता है। और उसी का एग्जांपल था 2023 का विधानसभा चुनाव। और वहां पर आप देखिए बीजेपी सेकंड नंबर पर रही थी, सुशील कटारा थे, जिन्हें 41,984 वोट मिले थे, यानी 20% के आसपास है वोट मिले थे। कांग्रेस को वहां पर जो ताराचंद भगोरा है वहां पर उन्हें महज 28,120 वोट मिले थे, यानी 13% के आसपास, 14% के आसपास वोट मिले थे। तो आप सोच सकते हैं कि उस सीट पर जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उनका कितना वजूद है। जो भारतीय आदिवासी पार्टी है इसमें किसी भी कैंडिडेट को जो सेलेक्ट किया जाता है इसका एक प्रोसेस होता है। आमतौर पर आप देखेंगे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां होती है, वहां पर इस तरीके का कोई प्रोसेस नहीं होता है जिसके अंदर जनता से या कार्यकर्ताओं से इस तरीके से वोटिंग टाइप करवाई जाती है। तो यहां पर जो सिलेक्शन प्रणाली है उसके तहत आप देखिए 84 सीट पर जो कि अनिल कटारा है उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। वो जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं या जिला परिषद के सदस्य हैं, उनकी उम्र 38 साल है। वो लगातार, ऐसा बताया जाता है, पिछले कई सालों से लगातार है वो छात्र राजनीति को लेकर पार्टी के लिए कामकाज कर रहे हैं और खास तौर से उस इलाके के अंदर युवाओं को पार्टी के साथ में जोड़ने का कामकाज कर रहे हैं। और उससे आप देखिए अनिल कटारा है वो 2 बार रीट का एग्जाम दे चुके हैं, 60% से ज्यादा मार्क्स है। यानी जो यूथ है उसे कहीं न कहीं जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वो लगातार यूथ जो लड़के हैं उनको आगे कर कर उस इलाके के अंदर, क्योंकि आप देखिए राजकुमार रोथ है वो वर्तमान के अंदर वहां पर सांसद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी चाहती है कि जो पढ़े लिखे जो युवा है वो विधानसभा में आगे जाकर, विधानसभा में जाकर है वो उस इलाके की समस्याओं के बारे में, जो एक बड़ी डिमांड इस इलाके के लोग करते हैं भील प्रदेश को लेकर या तमाम जो बेसिक सुविधा है उसको लेकर, तो इसीलिए अनिल कटारा का है वो चयन किया गया है। इससे पहले आप देखिए चाहे 2018 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव हो, यहां से जो आदिवासी पार्टी है उसका कब्जा रहा। राजकुमार रोथ 2 बार चुनाव जीते, अब तीसरी बार कहीं ना कहीं भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि इस चीज को, इस जो मूवमेंट है उसको मेंटेन कर कर रखे। और उसके बाद में आप देखिए जहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी को अब सबसे ज्यादा जो उम्मीद है वो है स्लम्बर जो विधानसभा है उस पर है, जहां पर बीजेपी का आमतौर पर है वो वर्चस्व रहता है। 2023 के अंदर आप देखिए जो कि वहां के वर्तमान के अंदर जो विधायक थे अमृतलाल मीणा, जिनका अचानक ही निधन हो गया था। मुझे आज भी याद है जब जो विधानसभा चल रही थी उस वक्त अमृतलाल मीणा ने तमाम मुद्दों पर अपनी जो राय है वो पूरी प्रखरता के साथ रखी थी। अमृतलाल मीणा को आप देखिए 2023 के अंदर
80,086 वोट मिलते हैं, यानी 37.54% वोट मिलते हैं। और करीबन आप देखिए 14,691 वोटों से वो वहां पर चुनाव है जीत जाते हैं। इससे पहले भी कई बार 3 या 4 बार के विधायक हैं। और कांग्रेस को वहां पर वोट मिलते हैं। आप देखिए जहां पर भी भारतीय आदिवासी पार्टी खड़ी होती है वहां सबसे ज्यादा डैमेज अगर जो किसी को होता है तो वो कांग्रेस है। आप इसका जो अभी तक का जितना भी चुनावी पैटर्न है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस की ओर से जो रघुवीर सिंह मीणा थे उन्हें 65,395 वोट आए, यानी 31% के आसपास वोट आए। लेकिन वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी को एक अच्छा वोट आता है 25%, यानी करीबन 52,000 के आसपास वोट है वो जितेंद्र कुमार मीणा है वो लेकर आते हैं। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एक बार फिर से भारतीय आदिवासी पार्टी ने जितेंद्र कुमार मीणा को फिर से भरोसा जताया है। बकायदा प्रोसेस हुआ और उसमें जितेंद्र कुमार मीणा को सबसे ज्यादा वोट मिले और वहां पर है वो जो प्रत्याशी के तौर पर उन्हें घोषित किया गया। जितेंद्र कुमार मीणा के बारे में कहा जा रहा है कि वो लगातार छात्र राजनीति से सक्रिय थे और उसके बाद में जो आदिवासी इलाकों के अंदर छात्र राजनीति को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए इसके लिए पार्टी का कामकाज है वो कर रहे थे। कुल मिलाकर आप देखिए इन दोनों सीटों में एक भारतीय आदिवासी पार्टी के जो पार्टी है उसके पास में, दूसरी बीजेपी के पास में। दोनों सीटों पर कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा दिक्कत जो आ रही है वो ऐसा माना जा रहा है कि किस प्रत्याशी को उतारा जाए जो कांग्रेस के लिए यहां से दो में से एक सीट, दोनों में से कोई भी निकल जाए तो कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी संजीवनी होगी। क्योंकि पहले कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भारतीय आदिवासी पार्टी, क्योंकि आप देखिए लोकसभा चुनाव थे उस समय भी गठबंधन नहीं हुआ था, कांग्रेस ने समर्थन दिया था। इस बार भी भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि पार्टी अगर कांग्रेस चाहे तो हमें समर्थन दे दे, गठबंधन जैसी कोई भी बात नहीं है। भारतीय आदिवासी पार्टी ने बाकी जो सीटें हैं उस पर अभी तक किसी भी तरीके का कुछ भी पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है इन दोनों सीटों पर एक मजबूत उम्मीदवार देकर चुनाव लड़ना, क्योंकि जहां पर भी आदिवासी पार्टी मजबूत होती है तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी होती है। नमस्कार।